हाय नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त संजय कुमार आप सभी का संजय केम ट्यूटोरियल्स में स्वागत करता हूं। हम लोग चैप्टर देख रहे हैं। आज का चैप्टर जो है वो बायोमोलिकुल्स के चैप्टर्स को हम लोग देख रहे हैं। उनमें से हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था प्रोटीन्स के बारे में। हम लोगों ने प्रोटीन्स के बारे में देख चुके हैं, न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में और विटामिन के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। तो आज का टॉपिक है हम लोग का विटामिन और न्यूक्लिक एसिड्स, जो कि लेक्चर नंबर 10 है, जो कि लास्ट लेक्चर है आज का। ये बायोमोलिकुल्स का सबसे लास्ट टॉपिक बचा हुआ है। और इस प्रकार से अगर हम लोग बायोमोलिकुल्स को अच्छे तरीके से पढ़ लिए तो 4 से 5 नंबर हर एक जगहों में पूछा जाता है, जो कि हर एक अच्छे ढंग से इसके नोट्स को भी तैयार करवाया गया है। तो इसलिए देर ना करते हुए अधिक से अधिक शेयर करते, सब्सक्राइब करते, फिर लेक्चर को आगे बढ़ाते। तो चलिए सबसे फर्स्ट वन टॉपिक्स जो है वो कौन सा टॉपिक है, विटामिन है। तो विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन होता क्या है, तो हम लोग हर एक जगह पे पढ़ते हैं कि किसी को कम दिखाई देने लगता है तो कहता है कि विटामिन की कमी हो गया है। कभी किसी की कोई भी और भी डिजीज होता है तो कहता है कि आपके बॉडी के अंदर ये कमी है वो कमी है। तो विटामिन होता क्या है, तो सिंपल फंडा समझना है कि विटामिन क्या है कि वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि हमारे बॉडी को हेल्दी रखने के लिए ज़रूरत पड़ता है, हमारे बॉडी को हेल्दी रखने के लिए ज़रूरत पड़ता है या हमारे बॉडी को ग्रोथ करने के लिए ज़रूरत पड़ता है। तो वैसी चीज़ों को, वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग क्या कहेंगे, विटामिन्स के रूप में जानते हैं। जो हेल्दी रखता है, ग्रोथ करता है, उसके अलावा जो भी सारे फंक्शन है, सारे फंक्शंस में क्या करता है, मदद करता है। तो वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग विटामिन्स के नाम से जानते हैं, जो कि सारे मनुष्यों में, जीव जंतुओं में, ये सारी चीज़ों में मैक्सिमम पाए जाते हैं, जीवों में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है। तो विटामिन्स के कमी से भी बहुत सारे डिजीज होते, तो वो सारे डिजीज के भी बारे में देखेंगे एक एक करके कि किसके कमी से क्या चीज़ें होंगे। तो सबसे पहले विटामिन्स का डेफिनेशन हम लोग लिख लेंगे कि विटामिन्स होता क्या है। तो देखिए कि लिखना है कि द टॉपिक लगा देना है विटामिन्स, द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच या विच रिक्वायर्ड इन अ स्मॉल अमाउंट इन अवर डाइट। क्या करते हैं कि वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि रिक्वायर्ड होता है कहाँ पे, हमारे भोजन में। कैसा, एकदम स्मॉल अमाउंट में, ऐसे नहीं कि बहुत सारा आप दे दीजिए, थोड़ा 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 लेते रहिए। फॉर द हेल्दी ग्रोथ, जो कि क्या हो कि हेल्दी के साथ ग्रोथ, मतलब एकदम अच्छी से ग्रोथ आपका होते रहे, एकदम फिटनेस के साथ, स्वच्छ के साथ, और उसके साथ ही फंक्शन करते रहे सारे एनिमल्स, ऑर्गेनिज्म, जितने भी जीव जंतु, मनुष्य, सब है सारे के बॉडी में। द डिफिशियंसी ऑफ ए विटामिन कैन काउज अ स्पेसिफिक डिजीज। कोई भी एक भी विटामिन की कमी होता है तो आपके बॉडी में स्पेशल टाइप्स का डिजीज होने लगता है। तो वो सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट वन पढ़ते कि जब हमने इसका इंट्रोडक्शन देख लिया तो अब ये कितने प्रकार के होते हैं वो चीज़ों के बारे में हल्का सा देखते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो लगाना है इसके बाद, विटामिन के बाद, वो क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्य रूप से विटामिन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक वाटर सॉल्युबल, एक होता वाटर सॉल्युबल विटामिन, और एक होता है क्या, फैट सॉल्युबल विटामिन। क्लियर है, एक होता वाटर सॉल्युबल विटामिन और एक होता है फैट सॉल्युबल विटामिन। अब टोटल विटामिन जो है देख लीजिए, पहले सबसे पहले आप देखिए कि टोटल विटामिन इसमें कितने कितने होते हैं। तो टोटल को हम लोग देखते हैं, ए बी सी डी ई के, इतना तक विटामिन होता है टोटल। ये बी विटामिन, ये विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, इतना विटामिन हम लोग को मुख्य रूप से यूज करते हैं। तो ये जो टोटल विटामिन है, 6 जो विटामिन है, इसको कितने भागों में बांटा गया, तो 2 भागों में। एक वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है, तो दूसरा क्या होता है, फैट सॉल्युबल विटामिन। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से होते हैं, आपसे डायरेक्ट कहा जाए कि वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से होते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो आपको सिंपल सा याद रखना है, क्या है, वाटर में क्या होगा, बी और सी जो होगा सिर्फ वाटर सॉल्युबल विटामिन के अंतर्गत होता है। तो क्या करना है कि विटामिन बी एंड सी आर वाटर सॉल्युबल विटामिन, जो कि वाटर में इजिली से सॉल्युबल हो जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन। उसके बाद जितना सारा बच गया, जैसे ये बच गया, डी बच गया, ई बच गया, के बच गया, ये सारा विटामिन क्या होता है, फैट सॉल्युबल विटामिन हो जाता है। तो आप सिंपल वे में एक को याद रखिए, दूसरा ऑलरेडी रिमेंबर हो जाएगा। देखिए यहां पे क्या लिख सकते हैं कि वाटर में सॉल्युबल, तो डब्ल्यू में क्या है, बी और सी सॉल्युबल है, तो डब्ल्यू बी सी को याद रखिए। डब्ल्यू मतलब वाटर में बी और सी सॉल्युबल है, तो डब्ल्यू बी सी को याद रखिए। ये क्या हो जाएगा आपका कि वाटर सॉल्युबल विटामिन से याद हो जाए। यहां से क्वेश्चन हर एक साल पूछता है, या तो 1 नंबर का पूछे या 3 नंबर का पूछे, आपको याद रखना है।
क्लियर करना है, या तो 1 नंबर या तो 3 नंबर की वाटर सॉल्युबल विटामिन क्या होता है, किसे कहते हैं, या दे देगा विच ऑफ द फ्लोइंग इज वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो WBC सिर्फ याद रखिए, मतलब B और C जो है वो क्या होता है, वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है। और ये D, E और K जो होते हैं वो क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल नहीं होके ये क्या होते हैं, फैट्स में सॉल्युबल होते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं स्टेटमेंट को। तो क्या लिखता है, क्लासिफिकेशन लिखना है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ विटामिन से। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन में क्या होता है कि विटामिन बी एंड सी आर सॉल्युबल इन वाटर। विटामिन बी एंड सी जो होते हैं वो कहाँ सॉल्युबल होते हैं, वाटर में। दे कम आउट ऑफ द बॉडी अलोंग विथ यूरिन। मतलब क्या होता है कि हम लोग मूत्र विसर्जन जो होता है उसके थ्रू ये क्या होता है कि बाहर निकल जाता है हमारे बॉडी में, और वो क्या होता है कि वाटर में सॉल्युबल। जो भी विटामिन है वो क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। एंड देयरफॉर दीज विटामिन, जिसके कारण ये क्या होता है कि हमारी बॉडी से आउट हो जाते हैं। देयरफॉर दीज विटामिन कैन नॉट बी स्टोर्ड इन और बॉडी। इसलिए ये विटामिन जो होता है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कभी पूछ सकता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग विटामिन आर नॉट स्टोर्ड इन और बॉडी। तो किसको किसको, बी और सी को क्या कर देना कि हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होता है। ये किसके थ्रू हमारे बॉडी से निकल जाता है, यूरिन के थ्रू हमारे बॉडी से निकल जाता है। तो इसलिए ये स्टोर नहीं होता है, ये क्या होता है, वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। बातें क्लियर है, ये हो गया आपका वाटर सॉल्युबल विटामिन। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट फैट सॉल्युबल विटामिन। दूसरा टॉपिक लगाना है क्या, फैट सॉल्युबल विटामिन। तो फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन जो बच गए, तो ये बच गया, डी बच गया, ई बच गया, के जो होते हैं ये क्या होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन। दे कैन बी स्टोर्ड इन योर बॉडी। ये फैट सॉल्युबल विटामिन क्यों कहा जाता है, इसको तो इतने याद रखना है कि फैट सॉल्युबल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमारी बॉडी में क्या होता है, स्टोर हो जाता है। इसको हम लोग बाहर नहीं निकाल सकते, मतलब आके अंदर में धीरे धीरे आपके बॉडी को ग्रोथ तो कर रहा है लेकिन बॉडी में ही स्टोरेज होते जा रहा है। तो ये सारे विटामिन कौन से हो जाते हैं, ये डी ई के, जो कि किस नाम से जाना जाता है, फैट सॉल्युबल विटामिन के नाम से जाना जाता है। अब इसके बारे में देखते हैं कि अगर कोई भी विटामिन का डिफिशियंसी होता है तो उसके कारण क्या क्या चीजें होगी। तो वो सारी चीजों को, किससे कौन सा डिजीज होगा, वो सारी चीजों को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। उसके साथ ही साथ देखिए यहाँ पे क्या होता है कि द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन इन और डाइट बॉडी काउजेज सर्टेन डिजीज। ये क्या करता है कि अगर हमारे बॉडी में ये सारे विटामिन की अगर कमी हो जाता है तो ये क्या करता है कि कुछ डिजीज का काउज होता है, मतलब कोई डिजीज को उत्पन्न करता है, जिसको डिफिशियंसी डिजीज के नाम से हम लोग जानते हैं। तो देखते हैं कि किन सोर्सों से कौन से विटामिन मिलते हैं। द सोर्स ऑफ वेरियस विटामिन एंड द डिजीज काउज्ड बाय देयर डिफिशियंसी आर गिवन बिलो। कि कौन सोर्स से, मतलब क्या खाने से हमको कौन सा विटामिन मिलेगा और उस विटामिन की कमी से आपका क्या होगा, कौन सा डिजीज होगा, वो सारी चीज़ों को लिस्ट को एक देख लेते हैं। तो देखिए टॉपिक लगा देना इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ है, विटामिन है, सोर्स है, डिफिशियंसी ऑफ डिजीज। इसके डिफिशियंसी से कौन सा बीमारी होगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले विटामिन ये है, विटामिन ये है। विटामिन ये कहाँ से मिलता है, आप बटर लीजिए, मिल्क लीजिए, कैरोट्स गाजर खाइए, घी लीजिए, या लॉफी वेजिटेबल्स मतलब साग पात जो खाते हैं उससे क्या होता है कि विटामिन ए की प्राप्ति होती है। तो इससे क्या होता है, तो इससे जो बीमारी होता है जेरोथैल्मिया नाम का एक डिजीज होता है। तो इसके साथ जेरोथैल्मिया जो होता है वो क्या होता है, कॉर्निया, मतलब आँख के कॉर्निया जो है ना, तो कॉर्निया साइड में हल्का प्रॉब्लम ये सब क्रिएट करने लगता है। तो ये अगर नहीं जेरोथैल्मिया नहीं जानते तो ये याद रखना कि इससे क्या होता है कि नाइट ब्लाइंडनेस होता है, कि रात में आपको दिखने नहीं लगेगा। तो इससे क्या होता है कि ब्लाइंडनेस का डिजीज हो जाता है। कि अगर आप विटामिन ये नहीं ले रहे तो आपको क्या करना है कि थोड़ा सा क्या करना है कि गाजर उजर खाइए। जैसे आपको कहा जाता है ना कि गाजर का जूस पीजिए अगर विटामिन ए की कमी है, मतलब कम दिखने लगा, पढ़ने उठने में आपको चश्मा लगाने की जरूरत पड़ने लगा, तो आप क्या कीजिए कि कैरोट का जूस पिए। तो ये सारी चीज़ें होता है, नाइट ब्लाइंडनेस या ये जेरोथैल्मिया डिजीज हो जाता है, जो कि आँख से रिलेटेड दोनों डिजीज है। नेक्स्ट वन जो है वो क्या है कि B1, विटामिन बी का क्या है, B1 को हम लोग क्या कहते हैं, थायमीन के नाम से जाना जाता है। कभी कभी पूछता है B1 का मतलब क्या है, थायमीन। थायमीन कहाँ से मिलता है, आपका देखिए मिल्क से मिल जाएगा, ईस्ट से मिल जाएगा, ग्रीन वेजिटेबल्स। सिंपल सा हाथ रखना है, मिल्क से एकदम मैक्सिमम आपकी विटामिन मिलते हैं। तो दूध पीजिए,
ईस्ट जो होता है वो कुछ देर के लिए हम लोग छोड़ देते ना, कि आटा गूंथ के कुछ देर के लिए छोड़ देते तो उसके ऊपर ईस्ट आ जाता है व्हाइट व्हाइट कलर का, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ईस्ट होता है। तो उसके साथ वो भी हमारे बॉडी के लिए बहुत ही फायदेमंद। और ग्रीन वेजिटेबल्स ले लीजिए, उससे भी आपका क्या मिलेगा, विटामिन B1 मिलेगा। इससे कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी। आप कह देते हैं ना डायरेक्ट विटामिन बी बराबर बेरी बेरी, लेकिन विटामिन बी का B1 जो होता है थायमिन, उसी से आपका बेरी बेरी रोग होता है। नेक्स्ट वन जो है वो क्या है, विटामिन B2। B2 का मतलब क्या है कि क्योंकि आपसे क्वेश्चन जो पूछेगा तो डायरेक्ट अगर विटामिन बी पूछ दिया, विटामिन बी, तो आप लिख सकते हैं बेरी बेरी दिया है तो बेरी बेरी पर ही ऑप्शन लगा सकते हैं, बी से बेरी बेरी। क्योंकि अगर वो और भी डिजीज का नाम दे तब ना, B1 B2 B6 B12 ये सारी चीज़ों को देगा तब, अगर नहीं देगा डायरेक्टली बेरी बेरी आपको याद रखना है, जैसे क्लास 10th में हम लोगों ने याद रखा है। नेक्स्ट वन जो है वो क्या है आपका, विटामिन B2 से क्या होता है वो देखते हैं हम लोग। विटामिन B2 से, तो B2 से होने वाला डिजीज क्या है कि इससे मिलता है, सबसे पहले मिल्क से मिलेगा, अंडा खाइए, वाइट किडनी, वाइट मतलब अंडा का वाइट जो भाग होता है उसको खाइए, जिसको हम लोग एल्बुमिन के नाम से जानते हैं। किडनी, लीवर ये सब खाते हैं ना, जैसे हम लोग खाते हैं बकरा उकरा को जो खाते हैं, तो उससे आपको क्या मिलता है, B2 का नाम क्या है, राइबोफ्लेविन। तो राइबोफ्लेविन मिलता है किडनी, लीवर, गुर्दा ये सब जो खाते हैं, तो वो सब चीज़ों से भी आपको मिलता है। इससे क्या प्रॉब्लम होता है, तो चेलोसिस के नाम से एक डिजीज हो जाता है। चेलोसिस के मतलब क्या होता है कि आपका जैसे होता है ना, मुंह के दोनों साइड हल्का हल्का क्या होता है, फटना उठना स्टार्ट हो जाता है। लिप्स के साइड में ऐसे करके जो साइड में होता है ना, मुंह के साइड में, तो वो सारी चीज़ों में हल्का सा कुछ डिजीज टाइप में हल्का फटना उठना होने लगता है, तो वो चेलोसिस के नाम से जाना जाता है। या आपका दूसरा जो प्रॉब्लम होगा वो क्या होगा, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो जाएगा। आपका जो भोजन का वो अच्छे से पाचन नहीं हो पाएगा, अगर राइबोफ्लेविन की कमी हो गया, विटामिन B2 अगर कमी हो गया, विटामिन बी आप नहीं ले रहे, तो आप क्या कीजिए, ये सारी चीज़ों को आप खाइए, आपका विटामिन B2 की क्या होगा, अधिकता हो जाएगी आपके बॉडी में। नेक्स्ट वन जो है वो विटामिन क्या है, B6 है। B6 का मतलब क्या हो गया, पायरिडॉक्सिन के नाम से इसको जाना जाता है। ये कहाँ से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, ईस्ट लीजिए, मिल्क से प्राप्त कीजिए, एग का ऑल्क का मतलब क्या है कि एग का जो अंडा का जो है ना व्हाइट पार्ट नहीं, वो अंदर का जो न्यूक्लियस वाला पार्ट है ना, उसको खाना, उससे ये विटामिन B6 मिलेगा। अगर ये उसका बाहर वाला पार्ट खाते तो एल्बुमिन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे व्हाइट पार्ट खाइएगा तो आपका B2 मिलेगा, अगर अंदर वाला भी कहा जाता है तो विटामिन B6 मिल जाता है। इससे क्या होता है, कौन सा डिजीज होता है, तो कॉन्वोल्यूशंस डिजीज हो जाता है। कॉन्वोल्यूशंस डिजीज के नाम से एक बीमारी आपके अंदर हो जाएगा। इसको ठीक करने के लिए आप सीरियल का मतलब क्या करना है कि जो दानेदार वाली चीज़ें होती है उसको, दाल वाली दानेदार वाली सारी चीज़ों को खाइए, चना खाइए, ये सारी चीज़ें अगर खाइएगा तो पायरिडॉक्सिन होने से आपका बच जाएगा, कॉन्वोल्यूशंस होने से आपका बच जाएगा। नेक्स्ट वन जो है 5वां नंबर वो क्या है, विटामिन 12 B12। तो विटामिन B12 क्या होता है, कोबालमिन क्या होता है कि इसका नाम है, B12 का नाम होता है। ये कहाँ से मिलता है, आप मीट खाइए, मछली खाइए, अंडा खाइए और दही खाइए। तो ये चारों चीज़ों को अगर आप खाते तो आपका क्या होगा, विटामिन B12 की कमी आपके अंदर नहीं होगा। इससे क्या होता है, परनीसियस एनीमिया, मतलब सिंपल सा आपके बॉडी में क्या होगा कि खून की कमी हो जाता है। खून की कमी जैसे कहा जाता है ना कि आपके बॉडी में खून की कमी हो जा रहा है, तो खून की कमी किसके कारण हुआ, विटामिन B12। तो विटामिन B12 की कमी होने के कारण क्या कर रहा है कि आपको क्या क्या खाना है कि मीट कीजिए, मांस मछली खाइए, अंडा खाइए खूब और दही पीजिए खूब, दही खाइए खूब। तो इससे क्या होगा कि विटामिन B12 की कमी जो हो रहा है, आपको एनीमिया जैसे डिजीज हो रहे हैं वो क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने विटामिन बी के बारे में देखा। आगे विटामिन सी के बारे में देखते हैं, सी का नाम क्या है वो सारी चीज़ों को देखते हैं। तो विटामिन सी जो होता है, सी को किस नाम से जाना जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी जैसे बोले आपको क्या याद रखना है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। एस्कॉर्बिक एसिड कहाँ मिलता है, जितने भी सारे सिट्रस फ्रूट्स हैं, जितने भी सारे खट्टे फल हैं, वो सारे खट्टे फलों में क्या होगा कि एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। और ये एस्कॉर्बिक एसिड के और भी कहाँ पाया जाएगा, आंवला लीजिए, AML, आंवला लीजिए, ग्रीन लॉफी वेजिटेबल्स, हरे पत्तीदार सब्जियां लीजिए, साग सब्जियां लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका एस्कॉर्बिक एसिड्स की प्राप्ति होगी, जो क्या देगा, विटामिन सी देता है। इसके कारण क्या होता है कि अस्कर्वी रोग होता है। अस्कर्वी रोग का मतलब क्या होता है, अस्कर्वी रोग का मतलब हो जाता है क्या
कि आप जैसे मुंह सब धोते तो आपके क्या होता है कि जैसे आप दतमन ये सब करते हैं, ब्रश करते हैं, तो आपके माउथ से क्या होता है, ब्लीडिंग होने लगता है, मसूड़े से खून निकलने लगता है। तो ये किसके कारण हो रहा है, विटामिन सी के कमी के कारण होता है। तो आपको क्या करना है कि खट्टे एकदम फलों को खूब खाइए, तो आपका विटामिन सी की प्रचुरता आपके बॉडी में हो जाएगी, जिसके कारण ये जो ब्लीडिंग होने वाला प्रॉब्लम है तो हम लोग क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हम लोग के दांतों से खून निकलने लगता है, मसूड़ों से खून निकलने लगता है, तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे दांतों से खून निकलता है, क्या करें। तो आपको क्या है कि सबसे पहले उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारे सिट्रस फ्रूट्स या लॉफी वेजिटेबल्स को खाइए, जितने भी सारे खट्टे वाले हैं उसको खाइए। आपका क्या होगा कि आपके बॉडी में एस्कॉर्बिक एसिड की मात्रा बढ़ जाएगी और ये जो स्कर्वी रोग जो है, ब्लीडिंग होने वाला, वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्लियर है। तो ये चीजें आपका हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्या है कि आपका विटामिन डी है। डी क्या होता है, कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है विटामिन डी को। अब विटामिन डी कहाँ से मिलेगा, तो आप कहते हैं कि धूप में रहिए विटामिन डी मिलेगा, मछली खाइए विटामिन डी मिलेगा, एग का ऑल्क खाइए, एग अंडा वाला के बीच का भाग जो होता है, व्हाइट को छोड़ के अंदर वाला न्यूक्लियस वाला भाग, उसको खाइए, वहां से भी क्या होगा, विटामिन डी मिलेगा। तो हम लोग धूप में सबसे सस्ता साधन कहाँ है, धूप में रह जाएंगे कुछ देर, विटामिन डी मिल जाएगा। और विटामिन डी की कमी से देखो कितना डेंजर रोग होता है, रिकेटस होता है। रिकेटस का मतलब क्या होता है, बोन्स, हड्डियों का एकदम कमजोर हो जाना, हड्डी एकदम पतले पतले रह जाना, अच्छे से नहीं होना। बच्चे देखते बहुत सारे बच्चों का क्या होता है, हड्डी इधर उधर टेढ़ा उड़ा हो जाता, तो उसको क्या हुआ कि विटामिन डी की कमी उसके बॉडी में हो गया। तो इसलिए आप देखते होंगे कि ठंडे दिनों में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उसको क्या किया जाता है, तेल मालिश करके उसको थोड़ी देर धूप में सुलाया जाता है। क्यों, क्योंकि उसका क्या हो कि उसको विटामिन डी की मात्रा मिल सके, और विटामिन डी की मात्रा मिलेगा तो उसका हड्डी क्या होगा, मजबूत होगा। तो ये भी आप देखते होंगे अपने डेली लाइफ में। तो ये चीज़ें मिलने के लिए हम लोग बच्चे को धूप में सुलाते हैं। नेक्स्ट वन जो है वो क्या है कि विटामिन ई। तो विटामिन ई से क्या मिलता है, विटामिन ई को हम लोग टोकोफेरोल के नाम से जानते हैं। विटामिन ई कहाँ से मिलता है, वेजिटेबल ऑयल, जितने भी सब्जियों से तेल निकाले जाते हैं वेजिटेबल ऑयल, या आप समझ सकते हैं कि वेट जर्म ऑयल, मतलब जो भी वेजिटेबल ये सब, जैसे सरसों का तेल ही ले लिए या और भी चीज़, राई का तेल या जो भी तेल है, तो वो सारी तेलों से आपका क्या मिलता है, विटामिन ई मिलता है। या सनफ्लावर का ऑयल जो ले लेते हैं उससे भी आपका क्या मिलता है, विटामिन ई मिलता है। जैसे आप कहते हैं ना सोयाबीन ऑयल, ये सब भी विटामिन ई वाला ही सोर्सेस रहता है। तो ये टोकोफेरोल के नाम से जाना जाता है। ये क्या करता है आपका, देखिए कि ये क्या करेगा, इंक्रीज्ड फ्रेगिलिटी आरबीसीज एंड मस्कुलर वीकनेस। आपसे क्या होगा कि आपका जो मस्कुलर जो आपकी बॉडी है ना, उसमें क्या होगा कि थोड़ा थोड़ा कमजोरी आना स्टार्ट हो जाएगा। आप जो बॉडी मसल्स बना के रखे हैं वो भी क्या लगेगा कि एकदम कमजोर जैसा लगता है विटामिन ई की कमी से। और आपका आरबीसी का जो फ्रेगिलिटी है वो इंक्रीजमेंट है, तेजी से बहाव करना, तो वो भी क्या होगा, हल्का सा स्लो होने लगेगा। ठीक है, तो वो चीज़ें आप कीजिए, विटामिन ई को लेना है। नेक्स्ट वन विटामिन क्या है, के है। विटामिन के क्या होता है, फेलोक्विनोन, क्विनोन। ये फेलोक्विनोन क्या होता है, ग्रीन लॉफी से आपको मिलता है। जितने ग्रीन लॉफी वेजिटेबल लेते हैं, हरी पत्तीदार सब्जियां, सोयाबीन लीजिए, ये विटामिन के की प्राप्ति करेगा। और ये क्या करेगा, इंक्रीज्ड ब्लड क्लॉटिंग टाइम, इंक्रीज करेगा। जैसे क्या करता है कि अगर ये करते तो आपका क्या होता है कि जल्दी से आपका ब्लड क्लॉट नहीं कर रहा है। जैसे आप कहीं कट गए लेकिन खून बहे जा रहा है, बहे जा रहा है, बहे जा रहा है, जल्दी वहाँ पे क्या कहते हैं दबा के रखते हैं तो खून जमता नहीं, क्लॉट नहीं करता है। तो उसके लिए क्या रीजन है कि विटामिन के की आपकी बॉडी में कमी है। तो अगर आपके बॉडी में जैसे कट रहे हैं तो थोड़ी देर 2 सेकंड 5 सेकंड में आपका बॉडी का खून क्या हो रहा है, जम जा रहा है। इसका मतलब बॉडी का खून मतलब बाहर से है, मतलब जहां कटे वहां पे तो वो जम गया, क्लॉट कर गया। इसका मतलब क्या हो गया कि आपके बॉडी में विटामिन के की मात्रा अत्यधिक है, अच्छी मात्रा में है। अगर नहीं मतलब नहीं जम रहा है, मतलब कट गए लेकिन निकलते जा रहा है, निकलते जा रहा है, 2-4-5 मिनट निकल रहा है, दबा के रखे हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आपके बॉडी में विटामिन के की मात्रा कम है। इसलिए आपको क्या करना है कि हरी पत्तीदार सब्जियों को खाना और सोयाबीन को जरूर खाना है, तो ये विटामिन आपको आपके बॉडी में मिल जाएगा। इस प्रकार से यहाँ से ये क्लियर होता है आपका। मैक्सिमम यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन, और कभी कभी बाय मिस्टेक से क्या पूछता है कि व्हाट इज वाटर सॉल्युबल विटामिन और व्हाट इज फैट सॉल्युबल विटामिन। ये दोनों कभी कभी लिखने में पूछ देता है या डिफरेंस पूछ देता है। इसलिए ये चीज़ों को आपको जरूर याद रखना है कि विटामिन ए बी सी डी ई और के ये सब अगर B1 B2 B6 B12 नहीं याद रख सकते तो चलेगा। विटामिन ए बी सी डी ई के तक आपको याद रखना है, कौन कौन से चीज़ें खाने से कौन कौन से डिजीज से हम लोग बच सकते हैं।
नेक्स्ट वन हम लोग का आ जाता है क्या कि न्यूक्लिक एसिड्स का टॉपिक को हम लोग लगाते हैं। नेक्स्ट वन टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड्स। तो न्यूक्लिक एसिड्स होता क्या है? तो सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड्स जैसे हम लोग समझते हैं, मतलब न्यूक्लिक एसिड मतलब नाभिक के अंदर जो एसिड है, हमारे बॉडी के अंदर जो एसिड है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड्स। तो न्यूक्लिक एसिड्स होता क्या है, कौन कौन से होते हैं, वो सारी चीज़ें तो सिंपल से हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लिक एसिड्स का काम क्या है कि हमारे माता पिता के लक्षण को, हेरिडिटी को एक पूर्वजों से, ये क्या करता है? पूर्वजों से क्या करता है कि उसके संतति तक पहुंचाने का काम करता है। उसके पूर्वजों से उसके पुत्रों तक, उसके पुत्रों से उसके पुत्रों तक ट्रांसमिशन करने का, पहुंचाने का काम करता है। वही क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड्स के नाम से जाना जाता है। बातें क्लियर है कि अगर हम लोग देखें तो ये सारा काम ही क्या है कि अपने माता पिता के लक्षणों को अपने बच्चों तक पहुंचाना, दैट इज नॉन एज क्या कहलाता है? न्यूक्लिक एसिड्स के नाम से जाना जाता है। देखते हैं कि किसी का क्या होता है कि जैसा उसका फेस उस रहता है तो उसी के जैसा उसके सारे लक्षण या उसी के जैसा सारी चीज़ें उसके पुत्रों में पहुंच जाता है। कोई अगर सीधा साधा है तो मैक्सिमम बच्चे उसके क्या होते हैं? उसी के जैसे। लेकिन आज के टाइम में कुछ कुछ उसमें मिलावट भी आ गया है। हम लोग न्यूक्लिक एसिड्स में मतलब किसी कोई एकदम सीधे साधे अपने गाँव में, लेकिन उसके बच्चे जो हो रहे बहुत ज़्यादा बदमाश, तो क्या होता है कि क्या उसके माता पिता के लक्षण उसी के जैसे मिल गए? नहीं, वो क्या हुआ? इन्वायरमेंट के कारण चेंज हो गया। तो ये चीज़ें होती, तो सिंपल से याद रखना है कि माता पिता के लक्षणों को, अपने पूर्वजों के लक्षणों के को किस में पहुँचाना? संतति में। तो उसको पहुँचाने का काम जो होता है वो किसके द्वारा? न्यूक्लिक एसिड्स, दैट मीन्स हेरिडिटी के नाम से जानते हैं, अनुवांशिकता के नाम से हम लोग उसको जानते हैं, हेरिडिटी के नाम से जानते हैं। क्लियर है? तो ये चीज़ें होती है। तो इसके बारे में 2 लाइन लिख लेते हैं। ये हेरिडिटी पहुंचाने वाला होता है 2 प्रकार का होता है, एक डीएनए होता है और एक होता है आरएनए। डीएनए का मतलब हो गया डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्लियर है? तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए, यही दोनों माध्यम है जिनके द्वारा माता पिता के लक्षणों को कहाँ तक पहुंचाया जाता है? संतति तक, उसके बच्चों तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो देखते हैं इसका स्टेटमेंट थोड़ा सा लिख लेते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखना है कि न्यूक्लिक एसिड्स, तो न्यूक्लिक एसिड्स का स्टेटमेंट लिखें कि एवरी जनरेशन ऑफ ऑल द स्पीसीज रिजेंबल्स इट्स एंसिस्टर्स। एंसिस्टर्स का मतलब होता है पूर्वज। क्या कहता है कि जितने भी सारे जनरेशन होते हैं वो सारे रिजेंबल्स होते हैं इट्स एंसिस्टर, अपने पूर्वजों की भांति वो देखते हैं, वो दिखते हैं, उसी के जैसे सारे लक्षण होते हैं। अगर उनके पूर्वज के 4 हाथ थे तो उनके बच्चे के भी क्या होंगे? 4 हाथ होंगे। ये ऐसा तो नहीं है कि हम लोग के पास 4 हाथ है, लेकिन हम लोग के पूर्वज के पास क्या था कि 2 ही हाथ थे, तो हम लोग के पास भी 2 ही हाथ है। हमारे पूर्वज के नाक लंबे थे तो हम लोग को भी नाक क्या है? लंबे। तो वो सारी चीज़ें कहाँ से आ रही है? हमारे जनरेशन से, हमारे एंसिस्टर से, हमारे पूर्वज से, जिसको हम लोग एंसिस्टर्स रिजेंबल्स का मतलब होता है समजात। जैसा उनका सारा कुछ पाया जाता था उसी तरह हम लोग का भी सारा कुछ पाया जाता है। तो द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर और प्रॉपर्टीज फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन इज नोन एज हेरिडिटी। क्या कहते हैं कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में सारे प्रॉपर्टीज को ट्रांसमिशन करना मतलब पहुंचाना, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब होता है अनुवांशिकता के नाम से हम लोग जानते हैं, अनुवांशिकता के नाम से हम लोग जानते हैं। क्लियर है? तो ये होता है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग, ये क्या होता है कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग आइडेंटिफाई ऑफ वेरियस स्पीसीज फ्रॉम मिलियन ऑफ ईयर्स। ये क्या करता है कि इसी के माध्यम से हम लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं अलग अलग चीज़ों को। मान लिया जाए जानवर का बच्चा है तो जानवर के जैसा, तो उसका सारा कैरेक्टरिस्टिक्स उसके जैसा। या हम लोग देख लेते हैं ना कि किसी का कोई अननोन बच्चा आ गया हम लोग के कम्युनिटी में, तो उसको देखते हैं, उनके माता पिता को जानते हैं, लेकिन उस बच्चे को हम लोगों ने नहीं देखा था। उसका लक्षण देखते हैं, उसका नाक नक्श देखते हैं, उसका शक्ल देखते हैं, उसके बाद कहते हैं ये लगता है फलनवा का बेटा है, ऐसे करके हम लोग बोल देते हैं। तो ये चीज़ें किसके द्वारा पता चलता है? उसके माता पिता, उसके जनरेशन के द्वारा, उसके सारे चीज़ों को समझात अंगों के द्वारा हम लोगों को पता चलता है और चलते आ रहा है मिलियनों ऑफ ईयर्स से। The chromosomes present in the nucleus of cells are resembles responsible for the heredity।
क्या होता है कि ये जो क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं हमारे बॉडी में, तो वो क्रोमोजोम्स क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो भी होते हैं ये हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये क्रोमोजोम्स में क्या क्या पाया जाता है, क्रोमोजोम्स में प्रोटीन्स पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड्स पाया जाता है। क्रोमोजोम्स में क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है और न्यूक्लिक एसिड्स पाया जाता है। ये दो न्यूक्लिक एसिड्स कौन कौन से हमारे क्रोमोजोम्स में, इसके बारे में हल्का सा देखते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसिड इन क्रोमोजोम्स। क्रोमोजोम्स में दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, विच आर कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड। जो दो प्रकार के क्रोमोजोम्स में जो एसिड्स पाया जाता है उसको हम लोग न्यूक्लिक एसिड्स कहते हैं। पहला का नाम क्या है, डीएनए। डीएनए का मतलब डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड्स होता है। बोथ दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी। ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, ये हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब अनुवांशिकता के लिए इंपॉर्टेंट है। माता पिता के लक्षणों को उसके संततियों तक, उसके बच्चों तक पहुंचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब देखते हैं नई टॉपिक्स की और उसी में पढ़ते हैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ डीएनए और आरएनए। दोनों का हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो उसके कारण क्या क्या चीजें बनेगा। तो याद रखना है कि अगर हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये सबसे पहले बनाएगा पेंटोज शुगर बनाएगा, पेंटोज शुगर बना देगा। पेंटोज कर रहा है तो पेंटोज का मतलब कितना कार्बन होना चाहिए, 5 कार्बन होना चाहिए। तो ये क्या बना रहा है, सबसे पहले पेंटोज शुगर बना रहा है। दूसरा जो हाइड्रोलिसिस करने के बाद दूसरा चीजें क्या बनाएगा, फॉस्फोरिक एसिड बनाएगा। फॉस्फोरिक एसिड बनाएगा, ये क्या बना देगा, फॉस्फोरिक एसिड बना देगा। और तीसरा जो है वो क्या करेगा, बेस बनाएगा, नाइट्रोजन कंटेनिंग वाला बेस बना देगा, जिसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस या हेट्रोसाइक्लिक बेस बना देता है। क्लियर है, ये नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड या नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक बेस बनाता है। पेंटोज का मतलब क्या हो रहा है, 5 कार्बन वाला, जो कि हम लोग पढ़े हैं। जैसे राइबोज इसमें मैक्सिमम भाग लेता है, कौन रहता है, राइबोज के रूप में 5 कार्बन वाला यहाँ पे भाग लेता है। फॉस्फोरिक एसिड का मतलब क्या हुआ, H3PO4, ये इसमें रहता है। फॉस्फोरिक एसिड का मतलब H3PO4। और नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस जो है वो सारा बताएंगे, एडेनिन, गुआनिन, ये सब सारा, साइटोसिन, ये सब सारा कुछ बताएंगे आगे चल के। क्लियर है। अब पेंटोज शुगर जो होते हैं वो कैसे होते हैं वो हल्का सा देख लेते हैं। पेंटोज शुगर कैसा होता है, तो पेंटोज शुगर दैट मीन्स हम लोग किसको देख रहे हैं, राइबोज। तो आप पीछे से रिमाइंड कर सकते हैं आर्य एक्सेल से, जो आपका साइकिल बताए थे, पूरा स्ट्रक्चर बताए थे। तो राइबोज जो होता है ना ऐसे करके होता है, 1 2 3, यहाँ पे क्या हो गया, CH वो हो गया, यहाँ पे वो H, और यहाँ पे H, इधर वो H, इधर H, इधर वो H, इधर H, और यहाँ पे क्या है, CH2 के साथ वो H। यही क्या है, पेंटोज शुगर है। इसी का नाम क्या है, राइबोज है। राइबोज में सारा वो H क्या होता है, राइट साइड में होता है। अब इसको हम लोग क्या कराएं कि जैसे हम लोग चीज़ें कराते क्या कि आपका रिएक्शन मतलब कराते हैं। देखिए ये क्या करेगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने के लिए इधर आ जाएगा। तो ये क्या करेगा, देखिए यहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं, जो चीज़ें हैं वो रहने देते हैं, ऐसे करके है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ वो H है, वो H से ये क्या करेगा, हल्का सा वो H से आपका निकल जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देख लीजिए साइक्लिक स्ट्रक्चर। यहाँ पे वो H है, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ H है, यहाँ H है, और यहाँ पे CH2 के साथ वो H है, और यहाँ पे क्या है, वो H है, और यहाँ पे H है। अब देखिए यहाँ एल्डिहाइडिक ग्रुप जो है, एल्डिहाइडिक ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे ये कन्वर्ट होता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है कि आपका अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर H और इधर वो H हो जाएगा। और ये कैसे स्ट्रक्चर में जुड़ जाएगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर में जुड़ जाएगा। तो ये ऐसे करके यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वो ले लेते हैं हल्का सा, ऐसे करके यहाँ पे वो, और यहाँ पे ये वाला वो आके जुड़ जाएगा। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ पेंटोज हो गया, राइबोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर। बट यहाँ पे देखिए जो लास्ट में 1 2 3 ये वाला तो था, 1 2 3 ये था, लेकिन नया वाला ये बना है। नया वाले में देखना है कि वो H किधर आ गया, वो H अगर लेफ्ट साइड आ गया, किधर आ गया, लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड का मतलब उसका मतलब क्या होता है, अल्फा की बीटा। तो लेफ्ट साइड का मतलब होता है क्या, बीटा बना रहा है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, आपका बीटा बन रहा है, बीटा डी राइबोज। ये इधर वो H था इसलिए ये D, तो बीटा डी राइबोज बना देता है। बातें क्लियर है। तो बीटा डी राइबोज का स्ट्रक्चर हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया। तो इसको अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर के रूप में लिखना चाहेंगे तो साइक्लिक स्ट्रक्चर के रूप में, हावर्थ के रूप में लिखना चाहेंगे तो ऐसे हो जाएगा। देखिए हल्का सा ये है यहाँ पे,
अब साइक्लिक स्ट्रक्चर के रूप में तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बीटा है, बीटा का मतलब वो H ऊपर हो जाएगा, यहाँ H नीचे, यहाँ पे वो H नीचे, यहाँ H, यहाँ वो H नीचे, यहाँ H और यहाँ H और यहाँ पे CH2 के साथ वो H है। इसी का नाम क्या है? बीटा डी राइबोज। ये क्या हो गया? बीटा डी राइबोज। तो ये होता आपका पेंटोज शुगर, बीटा डी राइबोज हो जाता है आपका पेंटोज शुगर। तो इसका स्ट्रक्चर हल्का सा देख लेंगे, इसके स्टेटमेंट को और इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो लिख लीजिए स्टेटमेंट क्या लिखते हैं, टॉपिक नहीं ऐसी डायरेक्ट लिख सकते हैं। द कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए प्रोड्यूसेस पेंटोज शुगर, जिसको राइबोज कहते हैं, फॉस्फोरिक एसिड जिसको हम लोग H3PO4 कहते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जिसको हम लोग बेस के नाम से जानते हैं। अब पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर हल्का सा लिख लेना, हम तो उतना स्ट्रक्चर बता दिए यहाँ पे, बट लिखना क्या है? 2 ही स्ट्रक्चर लिखिए। जैसे ये देखिए आपका क्या है? बीटा डी, बीटा, बीटा का मतलब वो H ऊपर हो गया, तो बीटा डी राइबोज 1 2 3 4 5 कार्बन, इसलिए क्या है? राइबोज हो गया। तो बीटा डी राइबोज आपसे कहाँ पाया जाता है? तो वो भी याद रखना, आरएनए में। राइबोज कहाँ पाया जा रहा है? बीटा डी राइबोज आरएनए में। लेकिन यहाँ पे देखिए और भी आ रहा है कि आपको क्या हो रहा है कि यहाँ से वो H को हटा दिया और यहाँ पे सिर्फ क्या आ गया? H आ गया, तो इसका नाम बदल जाता है बीटा डी 2 डी ऑक्सी राइबोज। बीटा डी 2 डी ऑक्सी राइबोज ये कहाँ पाया जाता है? ये डीएनए में आपका पाया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जो पेंटोज होता है, तो पेंटोज शुगर कि पेंटोज शुगर आपके आरएनए में कौन पाया जाएगा? तो कह देना क्या कि आरएनए में पाया जाएगा बीटा डी राइबोज। अगर पूछेगा डीएनए में क्या पाया जाएगा, तो बीटा डी 2 डी ऑक्सी राइबोज पाया जाएगा। बातें क्लियर है? तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव फिर से क्लियर हो जा रहा है। नेक्स्ट वन आपका जो बेस के नाम से सुने, तो बेस कौन कौन से पाए जाते हैं वो हल्का सा देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे बेस आपका बता रहे हैं कि डीएनए कंटेंट्स 4 प्रकार का बेस। डीएनए में जो बेस होता है वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार का। तो अभी बोल रहे थे कि नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक। तो हेट्रोसाइक्लिक का मतलब क्या हो जा रहा है कि कार्बन, कार्बन सिर्फ नहीं साइकिल में प्रेजेंट होना, कार्बन के अलावा भी कोई एलिमेंट्स अगर प्रेजेंट हो जा रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? हेट्रोसाइक्लिक। देखिए यहाँ नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, कार्बन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। तो ये अगर नाइट्रोजन के, कार्बन के अलावा मतलब एक सेम टाइप्स के अलावा कोई और भी एलिमेंट्स आ जाना उस साइकिल में, उसको हम लोग क्या कहते हैं? हेट्रोसाइक्लिक। तो देखिए डीएनए में कौन कौन से बेस पाए जाते हैं? एडेनिन। एडेनिन का अगर स्ट्रक्चर आप जानना चाह रहे हैं तो स्ट्रक्चर ऐसे होता है, जिसको हम लोग इंडिकेट किससे करते हैं? ये ए का मतलब कौन सा? एडेनिन। किस में पाया जा रहा है? डीएनए में। जो होता है दूसरा जो होता है वो क्या आता है? गुआनिन। गुआनिन, एडेनिन, गुआनिन, गुआनिन का जी कहते हैं। स्ट्रक्चर ऐसे होता है, जिसको याद रखिएगा, रखिए, नहीं रखना है कोई जरूरत नहीं, स्ट्रक्चर नहीं पूछता इसमें आपके एग्जाम्स में। सिर्फ पूछेगा कि डीएनए में कौन कौन से बेसिस पाया जाता है, तो आपको बता देना है कि एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन। देखिए साइटोसिन को सी से इंडिकेट करते, इस प्रकार का इसका स्ट्रक्चर पाया जाता है। थायमिन होता है, थायमिन का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है। आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहे नहीं लिख सकते, लेकिन चारों ये बेसिस का नाम तो लिखना है। एडेनिन, गुआनिन, एडेनिन को ई से, गुआनिन को जी से, साइटोसिन के सी से, थायमिन को टी से। ये चारों को हम लोग लिख सकते हैं। 4 बेस पाया जाता है किसमें? डीएनए में 4 बेसेस आपके पाए जाते हैं। आगे देखते हैं कि आरएनए में कौन कौन से पाए जाते हैं। तो देखिए आरएनए में भी 4 बेस पाया जाता है। आरएनए आल्सो कंटेन्स 4 बेसेस, इसमें भी 4 प्रकार के बेस पाए जाते हैं। लेकिन ये 4 प्रकार के बेस में कौन कौन से बेसेस होता है? देखो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन ये तीनों सेम है, लेकिन यहाँ थायमिन के जगह पे क्या होगा? हो जाएगा थायमिन के जगह पे उरासिल के रूप में इसमें उपयोग किया जाएगा। आरएनए में सिर्फ क्या रखना है कि वो 3 तो रहेगा ही, उसमें डीएनए में थायमिन होता है और इसमें क्या होता है? उरासिल हो जाता है, जिसको यू से इंडिकेट हम लोग करते हैं। तो ये चारों को याद रखना है, दोनों को केस में क्लियर है। तो नेक्स्ट वन हम लोग देखते हैं क्या? स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स का स्ट्रक्चर कैसे होता है? तो न्यूक्लिक एसिड्स का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है, तो वो हम लोग सबसे पहले समझते हैं। देखिए अगर आपका जैसे ये है पेंटोज शुगर, ये पेंटोज शुगर है। अब ये पेंटोज शुगर को अगर जो भी है ऐसे करके हम लोग लिखते हैं। अगर इसमें क्या हो गया कि यहाँ पे कोई बेस आ गया, पहला कार्बन, अगर कार्बन की संख्या अगर बताना चाहें तो ये कितना नंबर कार्बन है? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, और यहाँ पे क्या होता है? CH2 के साथ वो H हो जाता है, इसको क्या करते हैं? 5 नंबर। 5 है, पेंटोज शुगर है, 5 कार्बन है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि पहले नंबर पे अगर क्या कर रहा है कि पहले कार्बन पे अगर कोई बेस आके जुड़ जा रहा है, पहले कार्बन पे क्या कर रहा है? कोई बेस आके जुड़ जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? किस नाम से जानते हैं? तो न्यूक्लियोसाइड के नाम से जानते हैं। न्यूक्लियोसाइड,
न्यूक्लियोसाइड, देखना यहाँ अंतर आएगा न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड कब कहेंगे, जब उसमें क्या करेगा कि कोई पेंटोज शुगर में बेस आके किस कार्बन से, कार्बन नंबर 1 से कोई बेस आके जुड़ जाएगा तो उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, न्यूक्लियोसाइड के नाम से जानेंगे। उसके अलावा जो भी है H, वो H जो है जहाँ है वो वहाँ पे रहेगा, यहाँ वो H है तो वो H, यहाँ वो H है तो वो H, यहाँ H है तो H, यहाँ H है तो H, सारा कुछ सेम रहेगा। सिर्फ पहला कार्बन पे क्या होगा कि आके कोई बेस अटैक कर जाएगा, जुड़ जाएगा तो उसको किस नाम से जानेंगे, न्यूक्लियोसाइड के नाम से जानेंगे। लेकिन यहीं पे क्या होगा कि हल्का सा देखना है कि यहां पे बेस में क्या करेगा कि ये बेस जो है ये क्या करेगा, हल्का सा देखना है कि इसी में न्यूक्लियोसाइड में ही अगर आके जुड़ जा रहा है कोई और भी कंपाउंड, देखिए कोई दूसरा कंपाउंड आके जुड़ रहा है न्यूक्लियोसाइड में, यहाँ पे H को हटा देता है, इसमें क्या करता है फॉस्फोरिक एसिड आके जुड़ जा रहा है ऐसे करके वो, और यहाँ पे वो H और यहाँ पे वो H, ये फॉस्फोरिक एसिड कहाँ से आ गया, H3PO4 से, यहाँ से आके अगर जुड़ जाता है किसमें, कार्बन नंबर 5 से, कहाँ से जुड़ रहा है, कार्बन नंबर 5 से, तो न्यूक्लियोसाइड से इसका नाम कन्वर्ट हो जाता है, क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड के नाम से जाना जाता है, न्यूक्लियोटाइड, TID। देखो एक वर्ड का अंतर है न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में। न्यूक्लियोसाइड का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास कोई भी एल्डो पेंटोज वाला है, पेंटोज का साइक्लिक फॉर्म है, तो उसमें क्या करना है कि पहला कार्बन पे, अगर पहला कार्बन पे हमने क्या कर दिया कि आपको जोड़ दिया, किसको हम लोगों ने जोड़ दिया है कि जोड़ दिए हैं बेस को, तो बेस को जोड़ दिया तो इससे क्या हो गया, न्यूक्लियोसाइड बन गया। लेकिन अगर पांचवा, ये सारे में न्यूक्लियोसाइड में ही, अब ऐसे नहीं करना कि कोई एल्डो पेंटोज है, न्यूक्लियोसाइड में ही अगर हम लोग पांचवा कार्बन, कितना कार्बन, पांचवा कार्बन में क्या कर रहे हैं, लाके जोड़ रहे हैं कोई भी क्या फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 को, तो ये क्या किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो दोनों में अंतर समझ में आया कि न्यूक्लियोसाइड किसे कहेंगे, न्यूक्लियोटाइड किसे कहेंगे, क्लियर हो गया। तो देखिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव अगर पूछ दे कि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड है, ठीक है, ये किससे बनता है, न्यूक्लियोटाइड, क्लियर है। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोसाइड किससे बनता है वो देखिए, न्यूक्लियोसाइड बोले तो आपको क्या करना है, पेंटोज ले लेना है, पेंटोज शुगर और उसमें क्या मिल रहा है, प्लस बेस, दोनों को मिलाते हैं तो क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड बनता है। लेकिन अगर न्यूक्लियोटाइड की बात करते हो तो पेंटोज शुगर भी रहेगा, पेंटोज शुगर रहेगा और उसके साथ क्या रहेगा, प्लस बेस रहेगा, प्लस क्या रहेगा, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 वाला भी रहेगा, फॉस्फोरिक एसिड, ये तीनों मिलाते हैं तब क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड। और अगर ये दोनों को मिलाते हैं तो क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी कभी पूछता है साइड और टाइड में, पहले साइड को लाओ 2 में और टाइड को लाओ 3 में, क्लियर है। तो इस प्रकार से आपका होता है। इसके बारे में थोड़ा सा स्टेटमेंट को तो हम लोग लिख ही सकते हैं, या इसका हल्का सा देखते हैं कि ये दोनों मिलके किस प्रकार से बनता है। अब देखिए कि न्यूक्लियोसाइड का अभी जो स्ट्रक्चर बनाए थे न्यूक्लियोटाइड का, तो न्यूक्लियोटाइड का इस प्रकार से यहाँ पे बेस था, तो बेस को हमने लिख दिया, यहाँ पे बेस है, बेस। अब इसमें क्या किए कि पांचवा कार्बन देखिए 1 2 3 4 और ये क्या हो गया, पांचवा कार्बन में फॉस्फोरिक एसिड आके जुड़ गया, यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, H2 को, क्लियर है। तो H2 और इससे ऑक्सीजन लेके निकाल देगा तो H2O करके निकाल देगा, यहाँ H2O निकाल देगा। तो देखिए इसको जब ये दोनों बेस को हम लोग एक दूसरे के साथ जोड़ रहे हैं, क्या हो रहा है, न्यूक्लियोटाइड है, दोनों न्यूक्लियोटाइड को अगर हम लोग जोड़ रहे हैं तो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के कारण क्या हो रहा है कि नए कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर रहा है, ये एक दूसरे के साथ यहाँ से जुड़ जा रहा है। देखिए ये वाली चीजों से आपका यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल देगा, यहाँ से ऑक्सीजन को ऐसे OH करके निकाल के एक दूसरे के साथ जुड़ जाएगा। अगर इस प्रकार से कोई जुड़ जाता है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फॉस्फोडाइस्टर के नाम से, ये जो लिंकेज होता है ना इसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉस्फोडाइस्टर के नाम से हम लोग जानते हैं, डाइस्टर लिंकेज के नाम से हम लोग जानेंगे, क्लियर है। तो इस प्रकार से इसका क्या होता है, एक दूसरे के साथ लिंकअप हो रहा है, कौन, न्यूक्लियोटाइड लिंकेज हो रहा है, न्यूक्लियोटाइड लिंकेज एक दूसरे के साथ हो रहा है और बना रहा है क्या कि एक बड़े कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर रहा है, चेन का फॉर्मेशन कर देना है, न्यूक्लिक एसिड्स के चेन का। बातें क्लियर है। इसके बारे में थोड़ा सा स्टेटमेंट लिख लेते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड व्हेन वन ऑफ द अबव बेसेस इज प्रेजेंट। वो बेस जो है उसमें से कोई भी बेस, अभी चार और एक 5 बेस लिखा है, तो पांचों बेस में कोई भी एक बेस प्रेजेंट है, वो भी कितना, C1 कार्बन पे, कार्बन नंबर 1 पे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वी गेट ये न्यूक्लियोसाइड। हम लोग क्या प्राप्त कर रहे हैं, न्यूक्लियोसाइड के रूप में प्राप्त कर रहे हैं। तो वो चीजें होती है। आगे देखते क्या होता है
कि अगर हम लोग ले लेते हैं व्हेन न्यूक्लियोसाइड इज लिंक्ड टू फॉस्फोरिक एसिड, किसके साथ जुड़ा है? फॉस्फोरिक एसिड के साथ। मतलब न्यूक्लियोसाइड तो होना ही है, उसमें क्या करना है? 5वां कार्बन में क्या फॉस्फोरिक एसिड जुड़ जाएगा। 1 नंबर पे बेस तो जुड़ा रहेगा, 5वें कार्बन पे क्या रहेगा कि फॉस्फोरिक एसिड जुड़ जाएगा। तो उसको किस नाम से जानेंगे? न्यूक्लियोटाइड के नाम से हम लोग जानेंगे। बातें क्लियर है? अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते थोड़ा सा, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा था। इसको लिखेंगे कैसे? द न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। किसका पॉलीमर है न्यूक्लिक एसिड्स? आपका पॉलीमर हो जाता है न्यूक्लियोटाइड्स का। कभी नहीं कहना न्यूक्लियोसाइड्स। किसका है? न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स से मिलके बनेगा। इन विच ए लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स आर लिंक्ड टुगेदर, जिसके द्वारा क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ रहता है। किसके द्वारा? C3 डैश के द्वारा, C5 डैश के द्वारा। ये डैश डैश भी देखिए आप दिखा सकते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने सारा का नाम दिया है किसके द्वारा? 5 डैश, 3 डैश, 1 डैश, 2 डैश, इस प्रकार से हम लोगों ने दिया, जो कि किसके द्वारा जुड़ा है? आपका C3 और C5 डैश के से जुड़ा हुआ रहता है। कैसे जुड़ता है वो चीज़ों को हम लोग देखते हैं हल्का सा अच्छे से। देखिए आपका ये कंपाउंड आ जा रहा है, आपका यहाँ पे देखिए ये कंपाउंड्स है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है कि न्यूक्लियो क्या है? टाइड है। न्यूक्लियोटाइड को यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ से जोड़ रहे हैं, यहाँ और यहाँ से एक दूसरे को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। क्लियर है? तो ये चीज़ों को जोड़ते तो देखिए यहाँ पे ऐसे करके आके जुड़ जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फॉस्फोडाइस्टर के नाम से जान रहे हैं। ये क्या हो रहा है कि यहाँ से जो जुड़ रहा है वो क्या है? 5 डैश है। ये कि कौन सा डैश है? 5 डैश इंड चेन है। और ये जो कर रहा है वो कितना डैश है? 3 डैश है। तीसरे नंबर पे 1 2 3, और यहाँ पे भी देखेंगे तो कहाँ पे जुड़ रहा है? 1 2 3 4 और 5वां 3 डैश और 5 डैश से जुड़ रहा है। 3 डैश और 5 डैश से आके जुड़ रहा है। ऐसे करके एक दूसरे के साथ जुड़ रहा है। जो नीचे वाला इंड रहता है वो क्या है? 3 डैश इंड है। ऊपर वाला इंड कौन से है? 5 डैश इंड है। इस प्रकार से फॉस्फोडाइस्टर का लिंकेज का फॉर्मेशन कर देता है। इसको अगर जनरल फॉर्म में लिखना चाहेंगे, इसको किस फॉर्म में लिखना चाहेंगे? जनरल फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो क्या? 10 न्यूक्लिक एसिड्स ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के नाम से जानते हैं। मैं भी रिप्रेजेंटेड एज ऑन, पहले क्या लिखिए? फॉस्फेट लिखिए, उसके साथ शुगर लिख दीजिए, उसके ऊपर बेस लगा दीजिए। फिर इसी को रिपीट कीजिए, फॉस्फेट शुगर बेस, फिर फॉस्फेट, फिर शुगर, फिर उसके साथ बेस। इस प्रकार से लंबा चेन बनाते रहेगा। और इसी को क्या कर दे रहे हैं? पावर n कर दे रहे हैं। मतलब बहुत संख्या में जितना लेना है लेते जाइए। इससे क्या कर रहा है कि आपका न्यूक्लिक एसिड्स का फॉर्मेशन कर दे रहा है। इस प्रकार से आपका क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड्स का फॉर्मेशन होता है। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से लिखना है, MBBI लगा देना है। कौन? डिफरेंस बिटवीन RNA और DNA। DNA और RNA में क्या अंतर है? तो सबसे पहले अंतर देखेंगे कि इट कंटेन्स बेस थायमिन। इसमें क्या होता है कि DNA में थायमिन पाया जाता है। वो तीनों तो पाया जाएगा ही, उसके साथ ही साथ ये क्या पाया जाता है? इसमें थायमिन पाया जाता है। इसमें थायमिन के जगह पे क्या पाया जाता है? यूरासिल। इट कंटेंट्स बेस यूरासिल इसमें पाया जाता है। DNA में द पेंटोज शुगर प्रेजेंट बीटा D2D ऑक्सीराइबोज। इसमें बीटा D2D ऑक्सीराइबोज पाया जाता है, इसमें बीटा डी राइबोज डायरेक्टली पाया जाता है। तो ये चीजें याद रखिए। उसके साथ ही साथ क्या होता है कि यहाँ पे देखते हैं हल्का सा कि यहाँ पे इसमें क्या क्या पाया जाता है कि इट हैज डबल स्टैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर। DNA में क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर पाया जाता है। इसमें सिंगल स्टैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर पाया जाता है। कैसे होता है हेलिकल स्ट्रक्चर? वो हम दिखा देते हैं अभी थोड़ी देर में, 1 सेकंड में बताते हैं। ठीक है। इट कैन डुप्लीकेट इटसेल्फ। DNA क्या करता है कि अपना डुप्लीकेट देता है, जैसे अपने जैसे संतति का जनन कर देता है। जैसे उसके माता पिता है उसी के जैसा उसके बच्चे का जनन हो जाता है। तो DNA डुप्लीकेट कर देता है। लेकिन आपका RNA कभी डुप्लीकेट नहीं करता। तो आपसे पूछा जाता है विच ऑफ द फ्लोइंग न्यूक्लियर एसिड इज डुप्लीकेटिंग एसिड। तो क्या करना है? DNA डुप्लीकेट होता है, RNA डुप्लीकेट नहीं होता है। आपका देखना ये क्या होता है कि और भी देख लेते हैं। इट इज मेन फैक्टर हेरिडिटी। ये क्या होता है कि DNA के द्वारा ही हेरिडिटी को आपका क्या किया जाता है? अनुवांशिकता को, माता पिता के लक्षणों को बच्चों तक पहुंचाता है। RNA क्या करता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। RNA के द्वारा माता पिता के लक्षणों को नहीं पहुंचाया जाता। तो हमेशा कहते हैं अनुवांशिकता में कौन है? DNA होता है। कभी नहीं कहते कि RNA होता है। RNA तो न्यूक्लिक एसिड्स में होता है, लेकिन DNA क्या करता है कि आपके हेरिडिटी को पहुंचाता है। लेकिन RNA क्या करता है कि प्रोटीन का सिंथेसिस ये करता है। अब देखते हैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर क्या होता है। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर क्या होता है वो देखते हैं हल्का सा। क्लियर है? तो देखिए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को हल्का सा देखिए। तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर DNA आपका क्या था कि 4 प्रकार का आपने एसिड मतलब बेस देखा। कौन कौन से? एडिनिन,
गुआनिन और क्या देखे थे, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन, साइटोसिन और थायमिन, ये डीएनए का यही चारों था, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि एडिनिन जो कॉम्बिनेशन करता है ना, एडिनिन के साथ जो कॉम्बिनेशन होता है, तो एडिनिन हमेशा किसके साथ कॉम्बिनेशन करेगा, ए हमेशा टी के साथ कॉम्बिनेशन करता है, ए हमेशा टी के साथ कॉम्बिनेशन करेगा, और जी हमेशा किसके साथ कॉम्बिनेशन करेगा, सी। तो आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि एडिनिन किसके साथ कॉम्बिनेशन करके मतलब डीएनए का फॉर्मेशन में काम, न्यूक्लिक एसिड्स के फॉर्मेशन में भाग लेता है, तो एडेनिन हमेशा क्या करेगा, टी के साथ मतलब थायमिन के साथ। देखिए आप स्ट्रक्चर को भी देख सकते हैं, गुआनिन है, जी किसके साथ है, सी के साथ, जी किसके साथ है, सी के साथ। और आपका क्या हो रहा है कि एडेनिन जो है ये किसके साथ है, ये देख लीजिए, ये हमेशा टी के साथ, या टी हमेशा ये के साथ, या ए से टी में कन्वर्ट हो जाएगा, ए से टी में कन्वर्ट हो जाएगा, टी से ये में कन्वर्ट हो जाएगा, और जी से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सी में, और सी से किस में कन्वर्ट होगा, जी में। तो इस प्रकार से होता है जो ट्रांसफर हो रहा है जो बेसिस का, वो कहां से हो रहा है, एच से टी, टी से ये, जी से सी, सी से जी। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन। तो आपसे कभी कभी पूछेंगे कि ये डीएनए जो न्यूक्लिक एसिड्स में होता है, तो बेस एक दूसरे में किसके साथ लिंक होता है, तो क्या करना है कि ये जो होता है तो ये किसके साथ, टी के साथ होता है, ये किसके साथ, टी के साथ होता है, जी किसके साथ, सी टी के साथ, ये जी के साथ, सी ये के साथ, टी के साथ ये, इस प्रकार से एक दूसरे के साथ स्ट्रक्चर में भाग लेता है। उसके साथ ही देखना है हल्का सा, और देखिए हल्का सा, ये जो होता है ना, एक अभी दिखाए थे क्या होता है कि 5 डैश से जुड़ता है जो फॉस्फेट ऊपर वाला, तो ये देखिए 5 डैश वाला ले लिया है, और ये इधर क्या ले लिया, 3 डैश से जुड़ता है, तो 3 डैश, एक नीचे वाला ले लिए एक साइड क्या ले लिए 5 डैश, और उसके बीच में कितना है, सारा बेसिस जुड़ा हुआ है एक दूसरे के साथ, तो ये सारी चीजें जुड़ा हुआ है, और उसके साथ क्या है, बेसिस जुड़ा हुआ है, एडिनिन, ये सब, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, ये सारा जुड़ा हुआ है बीच में लिंकअप के द्वारा। तो इसी स्ट्रक्चर को जैसे डबल ये जुड़ गया ना, ऐसे करके देखिए ये डबल हो जा रहा है ना, एक ऐसे हो रहा है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक हो रहा है इधर वाला, एक हो रहा है इधर, एक 3 डैश वाला, एक हो रहा है 5 डैश वाला, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। क्लियर है। लेकिन अगर देखते हैं आरएनए में, तो आरएनए में दोनों नहीं पाया जाता, आरएनए में सिर्फ एक ही साइड वाला पाया जाएगा, ऐसे वाला ही है तो एक ही साइड पाया जाएगा, तो इसलिए उसको क्या कहते हैं, सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से हमारा क्या हुआ कि इस प्रकार से हम लोगों का कंप्लीट हो गया क्या, कि पूरा बायोमोलिकुल्स का एंड ऑफ द बायोमोलिकुल्स हो गया, हम लोग की समाप्ति हो गई है बायोमोलिकुल्स का। तो इस प्रकार से आपका क्या होगा कि टेस्ट लिया जाएगा, किसका, बायोमोलिकुल्स का टेस्ट लिया जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है कि अपने आप को तैयार रखना है। नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ने वाले, नेक्स्ट जो चैप्टर पढ़ने वाले, पॉलीमर चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे, उसके बाद लास्ट वन हो जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पॉलीमर को खत्म करने के बाद। इसलिए आपको इस चैप्टर्स पे पूरे कमांड कर लेना है, एक बार फिर से देख लेना है, ताकि क्या हो, जहां पर भी समस्या हो फिर से कमेंट कर दीजिए कि सर पूरा, आपको लास्ट में क्या करना है कि एक बार जरूर कमेंट करना है कि पूरा चैप्टर पढ़ने में मजा आया या नहीं आया, समझ में आया या नहीं आया, ताकि हमको भी समझ में आए कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, इसलिए क्या करना है कि थोड़ा सा लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई टॉपिक्स के साथ, नई चैप्टर्स के साथ।